नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कल किसी कारणवश जो है क्लास नहीं हो पाई। वापस जो है रेगुलर अपनी क्लास चलेगी। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए तथा स्कूली बच्चे जहाँ टीचर नहीं है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो सीरीज चल रही है अपनी, उनको रेगुलर कर रहे हैं। 2 अध्याय बचे हैं। उसके बाद जो है ये कक्षा 11 की जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भारत का भूगोल जो है उसके भी बहुत सारे टॉपिक अपन ने कर रखे हैं, कुछ बचे हैं वो करेंगे। उसके बाद 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है उसको पढ़ेंगे और लास्ट में जो है प्रैक्टिकल वाला पार्ट है पढ़ेंगे। कुल मिला के अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। और उसके बाद जो कुछ फैक्ट बचेंगे एनसीईआरटी के बाहर रहेगा और एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको अपन टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर लेंगे। वो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको ऐप में, जो प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड करना होगा। गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। भले ही आप लेबर असिस्टेंट की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी व्याख्या सहित। तो जरूर वो डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ यदि अपने यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, बहुत अच्छा पीपीटी फॉर्मेट मिल रहा है, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास का शेड्यूल और डेली करंट अफेयर के मैं 10 क्वेश्चन डालता हूं, उनको आपको देखने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो भी किस नाम से? गोल गुरु एकेडमी नाम से। तो फिलहाल देखिए, आज जो अपना अध्याय रहने वाला है वो है जल। मतलब इस पृथ्वी पर जो महासागरों में जल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ क्या क्या देखेंगे? महासागरीय जल तो देखेंगे, इसके साथ साथ महासागरीय जो उच्चावच है, महासागरीय उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। महासागर की लवणता देखेंगे। क्या देखेंगे? लवणता देखेंगे। और बहुत सारी चीजें इस अध्याय में अपन देखेंगे। ठीक है भाई, तो लीजिएगा, जलीय चक्र की प्रक्रिया देखते हैं। महासागरीय अंत्य समुद्री उच्चावच की बात करेंगे, लवणता और महासागरीय तापमान की बात यहाँ पर की जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे हर टॉपिक को। जीरो लेवल से, भले ही आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अपन जीरो से हीरो वाली फीलिंग लेंगे। महासागरीय जल का महत्व है। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जो जीव है उनके लिए आवश्यक घटक है, क्योंकि जल के बिना संभव नहीं है जीवन। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि ये एक जलीय ग्रह है। पृथ्वी जो है बाकी सभी ग्रहों से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल है। अब देखो, अभी जो है कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, उसमें एक सवाल पूछा गया था। होता क्या है, जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में 11th और 12th में सवाल पूछे जाते हैं वो कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो देखिए, ये मान लो सूर्य है। सूर्य के जो 4 नजदीकी ग्रह हैं, इन ग्रहों को क्या बोलते हैं? इन ग्रहों को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और ये जो 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है भाई। तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शनि, सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह है जो अपने यहां पर ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये सूर्य से दूर जाते हुए ग्रह है। सबसे दूर ये वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इनको अलग से अपन पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे आया है जब ग्रहों की बात आई है तो मैंने बता दिया कि 8 ग्रह है। पहले प्लेटो भी एक प्लूटो ग्रह था, लेकिन उसको बोना ग्रह साबित कर दिया। अब कई पूछेंगे सर बोना ग्रह क्यों साबित किया गया उसको? क्योंकि ग्रह जो है उसका रूल्स होता है कि वो अपनी ही कक्षा में जाएगा, अपनी कक्षा में जाएगा, किसी का भी रास्ता नहीं रोकेगा। तो पाया जो है, भूगोलवेताओं ने पाया कि ये प्लूटो जो है ये दूसरे का रास्ता रोक रहा है और व्यवहार नहीं कर रहा एक ग्रह की तरह, तो इसको बोना ग्रह साबित कर दिया। अब कई बार पूछते हैं इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में है शुद्र ग्रह भाई। क्या है? शुद्र ग्रह है ये बीच में, जो कि पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों को अलग अलग करता है। जल हमारे सौरमंडल का एक दुर्लभ पदार्थ है। सभी को पता है, सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सूर्य और उसके आसपास का जो मंडल है उसमें पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी जल नहीं है। इसी कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। जल एक चक्रीय संसाधन है भाई, जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है, इसको अपन पुनः उपयोग में ले सकते हैं।
जल एक चक्कर के रूप में महासागर से कहाँ पहुंचता है, धरातल पर पहुंचता है, और धरातल से वापस कहाँ पहुंचता है, महासागर में पहुंचता है। पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि महासागर से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, हिमांक बिंदु को क्रॉस करता है, हिमांक बिंदु को टच करता है, वहां पर संघनन होता है, संघनन होने के बाद वापिस वो बारिश के रूप में धरातल पे पहुंचता है, धरातल से बह कर वापिस महासागर में जाता है। मतलब इनका एक चक्कर चलता रहता है। जलीय चक्कर पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। देखो पृथ्वी पर इसके नीचे भी भौमजल के रूप में और ऊपर वायुमंडल में भी जो है जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन जल पर ही निर्भर है भाई। किस पर, जल पर। देखो इधर ये दे रखा है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद संघनन होता है, संघनन के बाद वापस क्या वर्षण के रूप में धरातल को प्राप्त होता है, धरातल से बहकर ये वाह के रूप में वापस महासागर में पहुंचता है। मतलब क्या चलता है, एक के चक्र चलता है भाई। क्या चलता है, चक्र चलता है, जिसे अपन जलीय चक्र बोलते हैं। जलीय चक्र के घटक की बात करें तो देखो महासागरों में संग्रहित जल, महासागरों का जो संग्रहित जल है वो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन उद्रोपातन की प्रक्रिया द्वारा कहां पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है। मतलब महासागरों का जो संग्रहित जल एक चक्र के रूप में किस तरीके से कार्य करता है कि वाष्पीकरण और पेड़ पौधों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन, इनके माध्यम से कहां पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में ये संघनन होता है और वर्षण की क्रिया प्रारंभ कर देता है। हिम व बर्फ में संग्रहण, देखो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में भी ये बहता है। धरातलीय जलभाव जलधारा के रूप में और ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव के रूप में धरातल पर मौजूद रहता है। भौमजल जो भूमि के अंदर जल है, जहां आपने देखते हैं मारवाड़ में कुएं वगैरह है, ट्यूबवेल वगैरह है, तो जो नीचे से जल आता है उसे क्या कहता है, भौमजल। भूमि के अंदर वाला जो जल है, तो भौमजल का विसर्जन और झरनों का निर्माण भी इस तरीके से। तो ये एक चक्कर के रूप में विद्यमान है। जल का वितरण, एक बार पानी पी लेते हैं भाई। जल के वितरण की बात करेंगे कि संपूर्ण जो पृथ्वी है इस पर कितना जल है। तो देखो भाई ये जो संपूर्ण पृथ्वी है ना, ये मान लो संपूर्ण पृथ्वी है, तो इसके 71% भाग पे क्या है, जल है। क्या है, 71% भाग पे क्या है, जल है भाई। अब मान लो इस 71% को यदि अपन 100% मान ले, 71% बराबर 100%, मतलब अब अपन धरातल वाले पार्ट को जो कि कितना है 29% है, इसको छोड़ रहे हैं, 29% को छोड़ रहे हैं। अब संपूर्ण जल की यदि बात करें तो जल राशि मान लो 100% है, तो ये 100% में से 97% जो जल है वो कहाँ है, वो महासागरों में है। कहाँ है, महासागरों में। कितना प्रतिशत जल, 97%। और 3% जो जल है वो कहाँ है, वो इसमें है भाई। कहाँ है, वो आपको हिमानियों में मिलेगा, हिमटोपी में मिलेगा, भूमिगत जल में मिलेगा, झीलों में मिलेगा। मतलब ये जल कितना है, 3% क्या है, ताजा जल है। क्या है, ताजा जल के रूप में यदि बात करें इस पृथ्वी पे कितना है, तो मात्र 3% जल है। और इस 3% में से भी मात्र 1% मानव के क्या है, काम आने वाला है। मतलब अभी मानव की पहुंच कितने प्रतिशत जल के पास है, 1% जल के पास है। बाकी 2% आपको हिमानियों वगैरह में मिलेगा जो मानव की पहुंच के पास नहीं है। इस कारण बोलते हैं कि जल को बचाओ। तो देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना, 97% भाग जो है कहाँ मिलेगा, महासागर में मिलेगा भाई। शेष जल जो है ताजे पानी के रूप में इस जगह आपको संग्रहित मिलेगा। सरिता का मतलब क्या होता है, नदियां होता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% जो भाग है महासागरों एवं अन्य स्थानों से क्या, वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि 59% जो भाग है वो जो इस धरातल को प्राप्त होता है वापिस कहाँ चला जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वर्षण के द्वारा जो 59% भाग प्राप्त होता है, सॉरी जो 100% भाग प्राप्त होता है उसमें 59% किसमें, वाष्पीकरण के द्वारा वापिस चला जाता है। शेष जो है धरातल पर बहता है, कुछ भूमि के अंदर चला जाता है रिस कर, और कुछ भाग जो है हिमानियों के रूप में जमा हो जाता है। जल संकट की चुनौती की बात करें तो देखो पृथ्वी पर नवीनीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 दशक
या 6-7 दशक की बात करें तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, और जनसंख्या बढ़ी है तो ऑटोमेटिक इसकी मांग भी बढ़ रही है। किसकी? जल की। जल के साथ अन्य चीजों की भी मांग लगातार बढ़ी रही है भाई। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक और कालिक, मतलब स्थान विशेष और समय विशेष दोनों रूप में जल का संकट पैदा हो गया है। समय और स्थान के संदर्भ में बात करें तो जल का संकट इस पृथ्वी के सामने आ रहा है। अब देखो समाधान की दिशा के अंदर यदि बात करें, पूछ लेते हैं कई बार थ्योरिकल जो क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है तो इसमें से कोई भी फालतू लाइन अपन बोल नहीं सकते। नदी जल के प्रदूषण से इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। मतलब अब क्या है, आप देखते हो राजस्थान की यदि बात करें तो बांडी नदी जो है रंगाई छपाई के कार्य के कारण जो है लूणी की सहायक नदी बांडी है तो वो अत्यधिक प्रदूषित है। जैसे दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी बहुत प्रदूषित नदी के रूप में मानी गई है। गंगा नदी नमामि गंगे 2014 से जो योजना चला रहे हैं गंगा नदी की जो साफ सफाई के लिए, मतलब गंगा नदी भी क्या बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो भारत के संदर्भ में भी यदि बात करें तो नदियां बहुत ज्यादा प्रदूषित है, और इस संकट को और बढ़ा दिया भाई। किसको? जल संकट को। जल की गुणवत्ता को सुधारना तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? गुणवत्ता में सुधार करना। सबसे पहला काम तो यही है कि आप गंदगी ना फैलाएं, मतलब अपन कूड़ा करकट उसमें नहीं डालेंगे तो गुणवत्ता ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। उसके बाद सरकार का काम है, सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी कि जो पहले से उसमें अवांछित चीजें घुली हुई है उनको निकालना और उस जल को क्या है साफ करना। साथ ही साथ उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो देखो भाई, टांके वगैरह अपन गांव में बाहर बनाओ, डिगी डिगी वगैरह बना, तो बारिश का जो जल है उसको स्टोर करें। अधिकतर का है कि गांव के मायने तो बहुत अच्छी चीज है भाई। गांव का लोग बहुत ज्यादा जागरूक है। भले ही लोग बोलते हो कि गांव के लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो सोचन शक्ति है और जो भविष्य की पीढ़ी के लिए उनकी जो चीजें है ना, वो बहुत ही शानदार है। कैसे बात करें तो देखो, गांव में आज भी क्या है, टांका बनाया जाता है ना, होद बनाते हैं, डिगी बनाते हैं, मतलब जो बारिश से प्राप्त होने वाला जल है उसका स्टोर किया जाता है। लेकिन शहरों में मैं तो खुद रह के आया हूँ 7-8 साल, मैंने देखा है कि वहां पर बारिश का जो जल है वो समस्या बन जाता है, क्योंकि उसका कहीं भी किसी भी घर में स्टोर होता नहीं है, और वो फिर सड़कों पर बहता है, गंदी नालियों में बहता है, और फिर जाता है कहाँ? नदियों में। तो वो दोनों काम ना तो गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्टोर कर रहे हैं। किसको? वर्षा जल को। तो वर्षा जल को स्टोर करके आप जल वृद्धि में सॉरी जल की वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ गुणवत्ता में सुधार कैसे? गंदगी को रोक के कर सकते हैं। महासागरीय अधःस्थल का उच्चावच की बात करें, अब देखिए महासागर के जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब क्या होता है? जो भी ऊंचा उठा हुआ भाग और नीचा दसा हुआ भाग है वो क्या है? उच्चावच कहलाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, तो ऊंचा उठा हुआ भाग महाद्वीप, नीचा दसा हुआ भाग महासागर। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हो गए? महाद्वीप और महासागर। वैसे ही जो है अपर्दन की क्रिया से जो बनते हैं स्थलाकृतियां, उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये जो क्या है, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माने गए। तो अब महासागरों में पाए जाने वाले जो उच्चावच है ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृहद गर्तों में स्थित है भाई। मतलब क्या है? पृथ्वी की जो बाह्य परत है उसमें जो खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे अपन जिनको बोलते हैं, मान लो ये बाह्य परत है, तो ये गहरे खड्डे जो है इनमें जो जल राशि भरी हुई है, इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। तो महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि इनका सीमांकन करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे जो है अपन अंटार्कटिका महासागर की बात करें या दक्षिणी महासागर की बात करें, तो उसका सीमांकन करना इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि उसमें प्रशांत महासागर का जल जा रहा है, अंटार्कटिका महासागर का जल जा रहा है, और हिंद महासागर का जल जा रहा है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को कितने? 5 महासागरों में बांटा है, और यही इनका क्रम है? कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये है भाई। कौन सा है? बड़ा ये है, छोटा है ये। तो ये क्रम कौन सा हो गया? अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। यदि आपको पूछे कि महासागर कौन कौन से, तो प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर, जिसे अपन अंटार्कटिका महासागर भी बोल सकते हैं, और आर्कटिक। ठीक है भाई।
अब देखो महासागरीय अधोस्थल की विशेषता की बात करें तो इसकी संरचना जो है काफी जटिल है। महासागरीय अधोस्थल का प्रमुख भाग जो है समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महाद्वीप वाला जो किनारा है, महाद्वीप के बाद जैसे ही महासागर शुरू होता है तो महाद्वीप के बाद इस तरीके से शुरू होगा, ना कि इस तरीके से। ऐसा थोड़ी है कि यहां तक महाद्वीप है उसके बाद जटाक से सीधा खड्डा है और यहाँ पर महासागर है, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से होता है। इस तरीके से आगे चलता चलता क्या है, फिर महासागरीय तल आता है ना। तो ये जो पार्ट है यहाँ महाद्वीप का आखिरी किनारा, यहाँ से लेके कहीं 3 कहीं 6, 3 से 6 किलोमीटर तक का जो एरिया कहलाता है, वहां पर इस प्रकार के क्या है, अधोस्थल मौजूद रहते हैं। तो मुख्य तौर पे 3 से 6 किलोमीटर के बीच का जो है भाग समुद्र तल के नीचे क्या माना जाता है, महासागरीय अधोस्थल का भाग माना जाता है। विविध भू आकृतियां, महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलेगी। आप आगे पढ़ेंगे 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर जो है आइसलैंड से लेके अंटार्कटिका, उत्तरी अंटार्कटिका तक जो है एक बड़ा सा क्या है कटक मिलेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एस क्या करते क्या है, मध्य अंटार्कटिक कटक, जो कितना किलोमीटर है, 16,000 किलोमीटर है, अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच है। मतलब सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर, सबसे गहरे गर्त है, मेरियाना ट्रेंच आगे अपन देखेंगे शायद मिल जाएगा, प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास में यदि बात करें तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11,000 मीटर के आसपास जो है। मतलब सबसे गहरे गर्त कहाँ मिलेंगे, महासागरों की तली में मिलेंगे। सबसे बड़े मैदान भी यही मिलेंगे, है ना। तो संसार के सबसे बड़े मैदान भी महासागरीय तली में मिलेंगे। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ये लक्षण जो है विवर्तनिक प्लेटों के इधर से इधर खिसकने के कारण जो है महासागरीय तली का निर्माण होता है, और महासागरीय तली का विस्तार भी अभी भी हो रहा है। मतलब क्या है, विवर्तनिक घटना के कारण ये लक्षण मिलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया और निक्षेपण की क्रिया से ये बनते हैं। मतलब है महासागरीय उच्चाउचों की बात करें तो वो विवर्तनिक घटनाएं, ज्वालामुखी क्रिया और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा बनते हैं। यहां तक कंप्लीट है। निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें यहाँ आपके कवर हुई होगी। अब देखिए महासागरीय अधोस्थल के विभाजन की बात करें तो ये मान लो क्या है, इधर महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप के बाद इस तरीके से अपन चलेंगे ना तो ये विभाजन है यहां से लेके यहां तक का, इस तरीके से विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ। क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट मतलब महाद्वीप के आखिरी किनारे से लेके समुद्र की ओर जो सबसे पहला पार्ट जो आता है उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। तो महाद्वीप का विस्तृत सीमांत उतले समुद्रों से घिरा हुआ, मतलब महाद्वीप का वो डूबा हुआ भाग जो समुद्र के अंदर समाहित है। मतलब है तो किनारा किसका, महाद्वीप का, लेकिन डूबा हुआ किसमें, समुद्र में है। वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाएगा या महाद्वीपीय मग्न तट कहलाएगा। उसके बाद क्या आता है, महाद्वीपीय ढाल। ये जस्ट इसके बाद, ये सबसे पहले क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट में नंबर 1 दे रहा हूं, इधर भी नंबर 1 दे रहा हूं। उसके बाद थोड़ा ढाल इस तरीके से अचानक ढाल मिलता है, इसको नंबर 2 दे रहा हूं। ये क्या है, तो आपको क्रम पूछते हैं और ये आईएएस जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि महाद्वीप से लेके गहरे समुद्र की ओर क्रम बताओ, तो सबसे पहले क्या आ गया, महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट भी इसका नाम आ सकता है। उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, तो दूसरे नंबर पर जिसका ढाल थोड़ा तीव्र होता है उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल। तो महासागरीय बेसिन और शेल्फ को जोड़ने वाला क्षेत्र। अब देखो इसके बाद आपको मिलेगा महासागरीय बेसिन, गहरे गहरे खड्डे आपको देखने को मिलेंगे, बेसिन वाला पार्ट मिलेगा। और इधर क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ। तो महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय बेसिनों के बीच वाला पार्ट क्या है, महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद देखो क्या आता है, गहरे समुद्री मैदान। इससे पहले ये आपके एनसीईआरटी में सीधे जो है गहरे समुद्री मैदान दे दिए, लेकिन पूछा जा सकता है यदि थोड़ा सा डीपली यदि बात करें तो ये क्या है, यहाँ से जो अपर्दन होता है ना, वो मलबा यहाँ आके रुकता है, यहाँ आके रुकता है। तो यहाँ पर एक और उच्चावच का निर्माण हो जाता है जिसे मैं नंबर 3 दे रहा हूं, ये नंबर 2। नंबर 3 इधर याद कर लेना भाई, क्या है, महाद्वीपीय उबार, महाद्वीपीय उबार। ठीक है, तो पहले
नंबर पे क्या आ गया, महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद आ गया महाद्वीपीय उबार। अब देखते हैं गहरे समुद्री मैदान। तो महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले जो क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं, महासागरीय मैदान कहलाते हैं। नंबर 4 अपन दे सकते हैं, इधर भी 4। महासागरीय गर्त जो है यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े गर्त आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मतलब महासागरों के सबसे गहरे भाग क्या कहलाते हैं, नंबर 5 क्या कहलाते हैं, महासागरीय गर्त कहलाते हैं। तो आपको पूछे, यदि किसी भी एग्जाम में पूछे कि महाद्वीप से लेके गहरे समुद्र की ओर क्रम बताओ, तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उबार, गहरे समुद्री मैदान और क्या है, गहरे गर्त। ये जो है ये आपके क्रम रहेगा, छाप लेना दिमाग में सीधा का सीधा। अब देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, जो सबसे पहला वाला पार्ट था ना, उसको देखते हैं। एक बार पानी वानी पी लेता हूं मैं। हाँ भाई, महाद्वीपीय शेल्फ जो है प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है भाई। किसी भी महाद्वीप वाला जो पार्ट है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ महाद्वीप पूरा वार सीधा महासागर आ गया, ये इस तरीके से होता है। ऐसे ढलवां जो सतह है ये सबसे पहले महासागर की ओर देखने को मिलती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का क्या है, विस्तृत सीमांत होता है भाई। क्या होता है, विस्तृत सीमांत होता है। क्या होता है, विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उतले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर कुछ खाड़ियां भी आपको देखने को मिल सकती है, इसके बाद भी, इसके अंदर भी, लेकिन ये अपेक्षाकृत कैसे, उतले समुद्रों वाला पार्ट होता है। ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता कितनी, 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। तो आपको कोई पूछे कि महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल कितनी होती है, तो मात्र 1 डिग्री होती है भाई, या उससे भी कम होती है। मतलब ये 1 डिग्री झुका हुआ होता है। किससे, महाद्वीप से 1 डिग्री झुका हुआ, किसकी तरफ, समुद्र की ओर। औसत चौड़ाई कितनी होती है, तो औसत चौड़ाई पूछा जा सकता है, इसके ढाल कितनी, 1 डिग्री, औसत चौड़ाई कितनी, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है क्या, महाद्वीपीय मग्न तट। मतलब महाद्वीप के आखिरी किनारे से लेके अगले 80 किलोमीटर समुद्र की ओर जो वाला पार्ट कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी शेल्फ या मग्न तट की बात करें तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया के उत्तर वाला जो पार्ट है, अंटार्कटिक सॉरी आर्कटिक की ओर, मतलब साइबेरियन सेल्फ। साइबेरिया रूस के ऊपर वाला जो सेल्फ है, वो संसार की सबसे बड़ी जो है सेल्फ मानी जाती है, सबसे बड़ा मग्न तट माना जाता है। कितना, 1500 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है, साइबेरियन मग्न तट। गहराई की बात करें तो इसकी गहराई कितनी मिलेगी आपको, 300 से 600 मीटर ये गहरे हो सकते हैं। 300 से 600 मीटर इसकी गहराई हो सकती है। महाद्वीपीय शेल्फ का महत्व की बात करें तो यहाँ अवसाद संचय होता है। जो महाद्वीप है उससे जो अवसाद आने वाले होते हैं, वो यहाँ आके उनका संचन होता है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमानियों या पवन द्वारा लाए जाते हैं और यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। वितरण प्रक्रिया की बात करें तो तरंगों तथा धाराओं द्वारा अवसाद वितरित किए जाते हैं। मतलब इसके कारण अवसाद इधर से उधर होते रहते हैं। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। मतलब बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो है अवसाद हो गए, जीवाश्म जो अवसाद है जमा हो गए, तो वो क्या है, बहुत लंबे टाइम बाद, हजारों लाखों साल बाद वो ईंधन के स्रोत के रूप में काम में आ सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन सबसे अच्छे कहाँ मिल सकते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट में, महाद्वीपीय ढाल। अब उसके बाद देखो आता है महाद्वीपीय ढाल। ये इधर से अपन चल रहे हैं, ये देखो इधर क्या है, महाद्वीप वाला किनारा है, उसके बाद ये अंदर की बात कर रहा है ना। तो महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है भाई। अब आपको कोई पूछे कि महासागरीय बेसिन और महासागरीय शेल्फ को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो वो महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसकी शुरुआत, महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत वहीं से होती है जहां महाद्वीपीय मग्न तट खत्म होता है। उसके बाद अचानक जब ढाल आती है तो वो महाद्वीपीय ढाल वाला इलाका आ जाता है। अब देखो महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट, उसकी ढाल कितनी थी, कितनी थी, 1 डिग्री थी। और इसकी कितनी है,
2 से 5 डिग्री के बीच। मतलब अचानक क्या है, इसका ढाल थोड़ा तीव्र हो जाता है, इसी कारण इसका नाम भी महाद्वीपीय ढाल हो गया। इसकी गहराई कितनी? इसकी गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच, मतलब 200 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई आपको देखने को मिलती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। मतलब इसके बाद मूल रूप से महासागरों वाला जो पार्ट शुरू हो जाता है, इसका किनारा जो है महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां देखने को मिलती है। मतलब गहरे गहरे खड्डे और खाइयां इसी क्षेत्र में आपको अधिक देखने को मिलते हैं। गहरे सागरीय मैदान, मैंने बोल दिया ना आपको, थोड़ा डीपली पूछे तो महाद्वीपीय उबार जो है ढाल के बाद वाला पार्ट आएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे गहरे महासागरीय मैदान। तो गहरे महासागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। इनका ढाल कैसा होता है? मंद होता है। यदि तीव्र ढाल होता तो ये महाद्वीपीय ढाल कहलाते। मतलब ये जो गहरे सागरीय मैदान है, इनका ढाल क्या होता है? मंद होता है। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। बिल्कुल, जब मैदान नाम आ गया तो कैसे है? सपाट ही है। और इनकी गहराई कितनी है? जहाँ ढाल समाप्त होते हैं उसके बाद उबार वाला थोड़ा पार्ट आता है, लेकिन 3000 से 6000 मीटर के बीच इनकी गहराई होती है। मतलब आपको कोई पूछे कि सागरीय मैदान की गहराई कितनी, तो 3000 से लेके 6000 मीटर के बीच का जो गहराई है, वहां पर क्या मिलते हैं आपको? महासागरीय मैदान मिलेंगे आपको। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका व गाद से ढके होते हैं। अब देखो, जो अधिकतर जो अवसाद है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? बड़े बड़े अवसाद है वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको महाद्वीपीय मगध तट पर। लेकिन मृत्तिका एवं गाद एकदम बारीक कण कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको महासागरीय मैदानों में। अब देखिए, महासागरीय गर्तों की बात करें ये महासागरियों के सबसे गहरे भाग होते हैं। अब देखो, गर्त आ गया मतलब गहरे ऑटोमेटिक ही है। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले होते हैं। बिल्कुल, देखिए महासागरों में इस तरीके की जो संरचना है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त की संज्ञा दी जाती है। 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे, अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक के गहरे। मान लो कोई क्षेत्र है यहां तक, इस क्षेत्र से अंदर नीचे 3 से 5 किलोमीटर तक, मतलब महासागरीय मैदान अपन ने पढ़े थे 3000 से 6000 मीटर तक की गहराई वाले पार्ट क्या कहलाते हैं? महासागरीय मैदान कहलाते हैं। अब मैदान से यदि बात करें 3 से 5 किलोमीटर और गहराई में यदि होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? महासागरीय ग्रत कहलाएंगे। मतलब अपने आसपास के क्षेत्र से 3 से 5 किलोमीटर की गहराई रखने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? महासागरीय गर्त कहलाते हैं। अभी तक कुल गर्त कितने खोजे गए हैं? तो वो 57 गर्तों की खोज कर ली गई है। इनमें से अकेले प्रशांत महासागर में कितने गर्त? 3-2, मतलब 32 गर्त इन 57 गर्तों में से कहाँ मिले हैं? प्रशांत महासागर में मिले हैं। तो आपको कोई पूछे कि सर्वाधिक गर्तों वाला महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। त्रिभुज के आकार वाला महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। एस के आकार वाला महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर। एम के आकार का हिंद महासागर। तो ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं भाई। ये जहाँ द्वीपीय चाप होते हैं या फिर महाद्वीपीय ढाल है, उनके पास में स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित ये मिलते हैं। अत्यधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी या प्रबल भूकंप के कारण इस प्रकार की संरचना दृष्टिगत होती है। अब देखिए, गर्तों के विवरण की यदि बात करें गर्तों के विवरण की यदि बात करें तो सर्वाधिक गर्त कितने? 57 में से 32 कहां? प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में। 19 कहां पर? अटलांटिक महासागर में। 6 कहां पर? हिंद महासागर में। तो यदि आपको पूछे कि अधिक से कम की ओर जो ग्रत है उनकी संख्या की बात करें तो सबसे अधिक प्रशांत महासागर में, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भी यही क्रम रहने वाला है। सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर है। उसके बाद कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। और नंबर 3 किसका आता है? हिंद महासागर का आता है। महासागरीय ग्रत जो है प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि किस प्रकार से जो है प्लेटें संचलन करती है
इनका महत्वपूर्ण यदि बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से गृत माने जाते हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां, ये तो अपन ने मुख्य आकृतियां देखी थी। इसके बाद बात करें कुछ लघु आकृतियां, उनको भी देख लेते हैं। लघु आकृतियां जिनको अपन मुख्य आकृतियों में नहीं मानते, लेकिन ये संसार के सबसे बड़े बड़े क्षेत्र मिलेंगे आपको, मतलब जो स्थल वाले पार्ट पर नहीं है उससे बड़े यहाँ मिलेंगे। महासागरीय अधे स्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। अब मध्य महासागरीय कटक कुछ नहीं है, जो धरातल पर आप पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं ना, वो जब जल के अंदर होती है, वही पर्वत श्रृंखलाएं जब जल के अंदर होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें मध्य महासागरीय कटक बोला जाता है। तो स्पष्ट शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य महासागरीय कटक क्या होता है। तो ये जो है पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बनते हैं भाई, पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बनते हैं जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए जाते हैं। इनके साइड में क्या होते हैं, विशाल खड्डे होते हैं, विशाल बेसिन होती है, और इस तरीके की जो श्रृंखलाएं होती है समुद्र पानी के नीचे, उन्हें क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक। और शुरुआत में मैंने बताया था कि संसार का सबसे बड़ा कटक कौन सा है, तो वो है, कौन सा है, मध्य अंटार्कटिक कटक। अंटार्कटिक कटक कहाँ है, अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ पर है, अंटार्कटिक महासागर में। इसकी लेंथ कितनी है, 16,000 किलोमीटर। कितनी है, 16,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। समुद्री टीले की बात करें तो समुद्र के अंदर इस तरीके से जो टीले होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है, नुकीले पर्वत होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, समुद्री टीला। तो नुकीले शिखर वालों पर्वत जो समुद्री तली से ऊपर उठता है, कहीं कहीं पर ये जो है ऊपर भी आपको दिखाई दे सकता है रेयर केस में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, समुद्री टीला। जलमग्न कैनियन, वही है भाई, कैनियन क्या होता है, गहरा खड्डा। गहरा खड्डा शुरुआत में पढ़ते हैं ना अपन अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में कि नदियों द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति शुरुआत में क्या बनाती, गोर्ज, उसके बाद कैनियन, है ना। तो ये जो है जलमग्न कैनियन की बात करें तो गहरी घाटियां जो महाद्वीपीय सेल पे ढालों को आर पार काटती है या इनके बीच आपको देखने को मिलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जलमग्न कैनियन। तो अन्य लघु आकृतियां मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, जलमग्न कैनियन। आगे देख लेते हैं कोई है तो। अब देखो मध्य महासागरीय कटकों की बात करते हैं। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बनता है जो एक विशाल अवनमन कुंड या सॉरी बेसिनों के द्वारा अलग होता है। आइसलैंड मध्य अंटार्कटिक कटक का एक भाग है जो समुद्र की सतह तक पहुंच गया। अब देखो मध्य अंटार्कटिक कटक संसार का सबसे लंबा कटक, इसका जो ऊपरी किनारा है ना, ये आइसलैंड वाला पार्ट, इसका एक पार्ट जो है समुद्र की सतह तक पहुंच गया, मतलब ऊपर से आपको दिखाई दे देता है समुद्र के ऊपर। तो आइसलैंड जो है क्या है, मध्य अटलांटिक कटक का भाग है जो समुद्र की सतह तक पहुंच गया है, ऊपर तक दिखाई देता है। अब देखो इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई जो है 2500 मीटर तक हो सकती है, मतलब 2.5 किलोमीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं। समुद्री टीला ये देखो, ये क्या है, ये समुद्री टीला है, इधर आपको दिखा रखा है। ये देखो ऊपर दिख गया तो इसे क्या बोल दिया, आइसलैंड, मतलब ऊपर की ओर आ गया, समुद्र का जो जल वाला किनारा इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसे क्या बोल दिया, आइसलैंड बोल दिया। और ये जो अंदर है ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे बोल दिया समुद्री टीला। तो ये नुकीले शिखर वालों एक शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। ये देखो समुद्रों की तली से ऊपर तो उठता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है सी लेवल है वहां तक नहीं पहुंच पाता। तली से ऊपर उड़ता है लेकिन सतह तक नहीं पहुंच पाता। अब देखो इसके निर्माण की बात करें तो समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता क्या है कि जब प्लेटें हैं उनका अपसरण होता है, अपसरण होता है तो बीच वाला जो पार्ट है वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो अंदर से निकलने वाला मेग्मा लावा के रूप में ऊपर आता है। तो इस प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है, मतलब समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, 3000 से 4500 मीटर ऊंचे ये हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, हवाई द्वीप को क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं भाई, प्रशांत महासागर का चौराया। दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराया किसे कहते हैं, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराया किसे कहते हैं,
का चौराया किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके फिजी को। किसको कहते हैं? फिजी जो है उसको कहते हैं। तो दो फैक्ट भी आपको यहां से याद रखने हैं। तो एम्परेर, एम्परेर समुद्री जो टीला है वो कहां पर है? हवाई द्वीप समूह के पास है। हम हवाई द्वीप समूह का विस्तार है जो कहां मिलता है? प्रशांत महासागर में। आपको पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है कि एम्पेरेर समुद्री टीला कहाँ है, तो हवाई द्वीपों के पास में प्रशांत महासागर में स्थित है। जलमग्न कैनियन और निमग्न द्वीप जिसे अपन गुयोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुयोट, गयोट या गुयोट बोलते हैं। तो जलमग्न कैनियन की बात करें तो ये गहरी घाटियां होती है जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रांड कैनियन, ये देखो कहाँ है भाई, कोलोराडो नदी कहाँ है? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। उत्तरी अमेरिका में 3 देश है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो जो बीच वाला देश है ना यूएसओ, उसकी प्रमुख नदी है कोलोराडो नदी। उस नदी में एक कैनियन है, कौन सा? ग्रैंड कैनियन। तो अधिकतर की तुलना इससे करते हैं। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय सेल व ढालों को आर पार काटते हुए नजर आते हैं। तो आपको ये जलमग्न कैनियन दिखाई देते हैं। हडसन कैनियन, हडसन कैनियन कहाँ है? ये न्यूयॉर्क के पास में है भाई, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, तट पर। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन माना जाता है। ठीक है भाई, तो हडसन कैनियन भी याद रखना। जो है हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में मिलती है हडसन की खाड़ी, और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में मिलती है कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको देश के पास में। अब देखो गुयोट की बात करते हैं। तो ये चपटे शिखर वाले होते हैं, कुछ नहीं भाई, जो अपने पठार होते हैं ना, पठार, वही है। ये समुद्री पठार है, इन्हें क्या बोलते हैं? गुयोट बोलते हैं। तो ये चपटे, ये जो शब्दावली है ये एग्जाम में पूछी जाती है। निमग्न द्वीप की बजाय आप गुयोट याद रखना, इंग्लिश वाली जो टर्मोलॉजी है उसको देख लेना। तो ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं कर्मिक अवतलन साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित आपको होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानित जो है 10,000 से अधिक ये समुद्री टीले आपको और निमग्न द्वीप उपस्थित मिलेंगे या देखने को मिलेंगे। परवाल द्वीप अटोल अच्छे से देखेंगे अलग से इसको, अटोल के बारे में। ये क्या होता है भाई? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में मिलते हैं। सबसे पहली बात तो परवाल द्वीप कहाँ मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में मिलते हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले परवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप है जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। अटोल के भी अलग अलग प्रकार अपन देखेंगे कि जो है कौन कौन से जो है आपको देखने को मिलते हैं परवाल द्वीप। तो ये अलग अपन देखेंगे। ये समुद्र का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। खास तौर पे अभी यहाँ एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 में दे रखा है, इतना ही याद रखना कि परवाल द्वीप उष्ण कटिबंधीय महासागरों में देखने को मिलते हैं, यही बनते हैं। महासागरीय जल के तापमान। अब देखिए अपन ने महासागरीय उच्चावच देखे, अब देखेंगे महासागरीय जल का तापमान। तापमान जो है ऊर्ध्वाधर भी देखेंगे और क्षैतिजीय भी देखेंगे, दोनों प्रकार का तापमान अपन देखेंगे। तो महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं भाई। अरे भाई जियान आपने स्थल भाग गर्म हुए, बियान ही जगह है महासागर भी गर्म हुआ है। ठीक है, दोनों की प्रक्रिया एक ही है, वो किससे है? सौर ऊर्जा। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। मैं बता दिया था ने कई बार कि जो है स्थल भाग की तुलना के मायने जो महासागर है या जल है, जल देरु तो ठंडा हुआ, देरु गर्म हुआ, मतलब उसकी प्रक्रिया धीमी देखने को मिलती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो कारक है ये तापमान को प्रभावित करते हैं, खासकर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो अक्षांश, अपन बात करें शुरुआत में भी देखा था, जो पिछली क्लासों में उसमें भी देखा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं तापमान घटता जाता है, मतलब प्रभावित करता है। ध्रुव की ओर जो प्रवेशी सौर्य विकिरण है, इनकी मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर घटता चला जाता है।
आप सभी को पता है कि विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें एकदम लंबवत गिरती है। जैसे जैसे ये लंबवत की बजाय ध्रुवों की ओर इस तरीके से इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो वहां पर इनका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। मतलब अक्षांश प्रभावित करते हैं तापमान को। 0 डिग्री से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। स्थल व जल का असमान वितरण ये भी प्रभावित करता है किसको, तापमान को। कैसे, उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल भाग अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल भाग कम है। तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान हमेशा अधिक रहेगा किसकी तुलना में, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा से स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में उष्मा प्राप्त करते हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध के महासागर जो है उनका तापमान अधिक रहता है, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान कम रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर है वो अधिकतर स्थल वाले पार्ट से घिरे रहते हैं। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थलीय गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। आगे देखिए भाई, सनातन पवने जो स्थायी पवने हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है किसको, तापमान को। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है। अब जो स्थल भाग से जो महासागरों की ओर हवाएं चलती है, कौन सी, गर्म हवाएं चलती है या कोई सी भी मान लो, तो वो ऊपर वाला जो सतही जल होता है, जो गर्म जल होता है, उसको दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर की ओर आ जाता है। इससे इनमें दोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब ऊपर का गर्म जल जो है दूर धकेल देते हैं, फिर नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है। तो निश्चित तौर पे सनातनी पवनें भी तापमान को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं ये तो प्रभावित करती है भाई, क्यों, क्योंकि गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है। मान लो कोई ठंडा क्षेत्र है, वहां पर गर्म महासागरीय धारा जा रही है, आगे अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं होती है, कौन कौन सी गर्म होती है, वहां से 100% तुम्हारे सवाल बनेगा। लेब्राडोर हो, गल्फ स्ट्रीम हो, उनको तो यहाँ पर भी देख लेंगे अपन, लेकिन सारी मैं कम से कम आपको 20 से 30 बताऊंगा, वो आगे अपन देखेंगे। तो गर्म महासागरीय धारा जब ठंडे क्षेत्रों में जाती है तो उसके तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी महासागरीय धारा जिस गर्म स्थान पर जाती है तो उसके तापमान को घटा देती है। मतलब महासागरीय धाराएं तापमान को प्रभावित करती है, तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। अब देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लो गर्म धारा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है। अब देखो ये कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम है, ये यहां से निकलती है मध्य अमेरिका से इधर, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यहां तो गर्म करती है, साथ ही साथ ये इधर चलती है, तो ये है यूरोप वाला पार्ट, तो ये यूरोप के कौन सा पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है। तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पार्ट तथा यूरोप का पश्चिमी पार्ट इन दोनों को गर्म कर देती है। मतलब गर्म जलधारा ठंडे स्थानों पर जाती है और उसके तापमान को बढ़ा देती है। अब देखो इधर से आ रही है आर्कटिक की ओर से लेब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच से, ये कैसी धारा है, अरे ध्रुव की ओर से आ रही है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है कि ठंडी धारा है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है, ये बढ़ाती है, इसको ये कम कर देती है, कौन सी, लेब्राडोर की धारा। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। अब देखिए तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, क्या ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। वे सीमा जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है, जिसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, जहां तीव्र गति से तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ये सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है तथा कई सौ मीटर तक
जाती है। मतलब है 100 से 400 से प्रारंभ होती है। ये देखो यहां से 100 से 400 से प्रारंभ होती है और कई मतलब यहाँ कितना आपको दिखाई दे रहा है 1000 मीटर तक। मतलब ये वाला जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन। पूछ सकते हैं थर्मोक्लाइन क्या है। तो ऊर्ध्वाधर तापमान की बात करें तो जहां अचानक तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, भारी गिरावट देखने को मिलती है, तीव्र गिरावट तापमान में जब देखने को मिलती है तो उस एरिया को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। महासागरीय जल की 3 परतें हैं, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। यहाँ क्या होता है, सतही जल है, इस कारण कैसा जल है, गर्म जल है। गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत है जो लगभग 500 मीटर तक होती है भाई। अपन ने देखा ना थर्मोक्लाइन जो है 100 से 500 मीटर से लेके कई हजार मीटर तक आपको देखने को मिलती है। तो ऊपरी जो परत है जहां गर्म जल देखने को मिलता है तो उसकी मोटाई कितनी हो सकती है, 500 मीटर हो सकती है। और इसका तापमान कितना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है तो छाप लेना, जो भी फैक्ट है मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, क्या है, एनसीईआरटी की ओर से दिया गया है। दूसरी परत इंपॉर्टेंट परत है जिसे अपन क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में क्या, तीव्र गिरावट देखने को मिलती है और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, थर्मोक्लाइन कहलाता है। और इसकी मोटाई कितनी है, 500 से 1000 मीटर तक होती है। पिछले जो स्लाइड है उसमें अपन ने डायग्राम के माध्यम से देखा था। तीसरी परत जो सतही जल है, नीचे वाला जल है, तल का जल है, तो कैसा है, ठंडा जल है। बहुत अधिक ठंडी परत जो गहरे महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% जो क्षेत्र है वो यहीं पर मिलता है। जल का अधिकतम आयतन जो है तीसरी परत में देखने को मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की बात करें तो आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव के पास वाला क्षेत्र, अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव के पास वाला क्षेत्र में सतही जल का तापमान कितना, 0 डिग्री के निकट होता है। सतही जल का तापमान जो है 0 डिग्री के निकट होता है, इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखो ध्रुवीय वाले क्षेत्र में जो है ऊर्ध्वाधर तापमान में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी कैसा होता है, ठंडा होता है, नीचे भी आपको ठंडा मिलेगा, इस कारण यहाँ पर ज्यादा ऊर्ध्वाधर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से लेकर गहरे महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा ऊर्ध्वाधर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। महासागरों की सतह के औसत तापमान की यदि बात करें तो देखो भाई 27 डिग्री सेल्सियस छाप देना। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान। घटने की दर क्या है, नीचे जाओगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश तापमान घटने की सामान्य दर। अक्षांशों की यदि बात करें, अक्षांशों की यदि बात करें तो जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश तापमान कम होता जाता है, घटता जाता है। अब देखो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है, महासागरीय वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, और दक्षिणी गोलार्ध का जो है तापमान वो कम होता है। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान कितना, जलीय पार्ट का 19 डिग्री सेल्सियस, दक्षिणी गोलार्ध का कितना 16 डिग्री सेल्सियस, औसत कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसका है, महासागरों की सतह का है, ऊपर वाले पार्ट का है। और ये पूरे की बात कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का जो महासागरीय जल है उसका तापमान कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस है, दक्षिणी गोलार्ध में 16 डिग्री सेल्सियस है। घटने की दर क्या है, 0.5 है प्रति अक्षांश। तापमान वितरण के प्रतिरूप, क्षैतिजीय वितरण। महासागरों की सतह के जल का तापमान विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर क्रमशः ढंग से कम होता जाता है। ये पिछली स्लाइड में भी अपन ने देखा कि जो है 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस होगा। कैसे देख लेते, 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग कितना होता है, महासागर वाला पार्ट है, अपन महासागर ही देख रहे हैं, तो 20 डिग्री अक्षांशों के पास तापमान कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस। 40 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना घट जाएगा, 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ध्रुवों के नजदीक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। ये भी याद रखना, जो सर्वाधिक तापमान है वो विषुवत वृत्त पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हर 2 फेर बाद आपको बारिश देखने को मिलती है।
तो सबसे अधिक तापमान आपको विषुवत रेखा से थोड़ा उत्तर की ओर देखने को मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। आगे देखिए भाई, ये भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में स्थल और जल के असमान वितरण के कारण होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल पाट ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल वाला पाट ज्यादा है। गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन, ये तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी परतों पर होता है, जो पहले वाली परत है वहीं पर होता है, क्योंकि वे सूर्य से जो उष्मा है वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ ग्रहण करते हैं। महासागर के ऊपर वाली जो परत है ना, जो 0 से 500 मीटर तक वाली परत है, उसके बाद अपन ने थर्मोक्लाइन पढ़ा था, और उसके बाद देखा था कौन सी तीसरी परत, जहां सबसे ठंडा जल देखने को मिलता है। तो ये जो पहली परत है वो सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से उष्मा प्राप्त करता है। ये उष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है, परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। मतलब जहां तीव्र रूप से घटता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ये ऊपर वाली सरफेस लेयर है, यहाँ सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो सीधा अपना प्रभाव डालती है, यहाँ पर अधिक तापमान, उसके बाद यहाँ पर गिरावट भयंकर तरीके से, और उसके बाद यहाँ सबसे कम तापमान। ठीक है भाई, आगे देखिए, महासागरीय जल की लवणता, उच्चावच देखे, उसके बाद तापमान देगा, अब देखेंगे लवणता। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, प्यारे टॉपिक है, और बहुत ही फैक्चुअल यहाँ से सवाल बनते हैं, तो छाप लेना भाई सीधे सीधे दिमाग में। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने यार दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना कि लेब असिस्टेंट तथा स्कूल व्याख्याता एनसीईआरटी का पार्ट और स्कूली बच्चों के लिए एकदम निःशुल्क आपके लिए गोलगुरु एकेडमी पर क्लासें चल रही है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कि किस तरीके से लग रही है, ये मैटर बहुत अच्छा है, पीपीटी फॉर्मेट अच्छा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो अच्छा बोलना, यदि बुरा लगे तो वैसे बोल देना कि सर कुछ और अच्छा करो। महासागरीय जल की लवणता की बात करें तो चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं, और वो जब खनिज लवण घुले होते हैं वही क्या कहलाते हैं, महासागरों की लवणता कहलाती है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन देखो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक, जिसे अपन ग्राम में देखेंगे की मात्रा द्वारा किया जाता है। मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा किसी भी जो है महासागरीय जल की लवणता कहलाती है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग, ये देखो याद रखना भाई, परसेंटेज नहीं है, ऊपर एक गोला है नीचे 2 गोला है, ठीक है, ये संकेतक याद रखना। इससे यह पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड, 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में कितने नमक के कण है, पीपीटी, पीपीटी फॉर्मेट जो अपन पढ़ा रहे हैं ऐसे याद रखना, या इस चिन्ह के साथ याद रखना। इसमें नमकता को क्या है, सॉरी लवणता को देखा जाता है। लवणता की सीमा देखो, खारे जल की सीमा क्या है, जिसकी लवणता 24.7, 24.7 जो है खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। 24.7 जो है लवण के कण यदि उसमें होंगे 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में इतने लवण के कण होंगे, इतने ग्राम लवण के कण होंगे, तो वो क्या है, खारा जल माना जाएगा। सामान्य महासागरीय लवणता, सामान्य खुले महासागर की लवणता कितनी होती है भाई, 33 से 37 के बीच होती है। 33 से 37 पीपीटी के मध्य होती है, 33 से 37 पीपीटी के मध्य होती है खुले महासागर की लवणता। महत्वपूर्ण गुण की बात करें तो लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है जो जल के घनत्व को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है भाई, जब ये इसके कण इसमें घुलेंगे तो घनत्व को प्रभावित करेंगे। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक देखो, वाष्पीकरण एवं वर्षण दोनों प्रभावित करते हैं। यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता बढ़ जाएगी, वर्षण अधिक होगा
तो लवणता घट जाएगी। मतलब वर्षण अधिक होगा तो लवणता क्या होगी, लवणता घट जाएगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ताजा जल मिलेगा और लवणता को घटा देगा। यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो शुद्ध जल जो है या जल का क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और पीछे क्या बचेंगे, कण बचेंगे, तो लवणता बढ़ेगी। यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता बढ़ेगी, यदि वर्षण अधिक होगा तो लवणता घटेगी। ये फैक्ट याद रखना। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण या वर्षण पर निर्भर करती है। नदियों का ताजा जल, ये नदियों का ताजा जल जब आएगा तो लवणता क्या होगी, लवणता घटेगी। लवणता क्या होगी, घटेगी। जब ताजा जल मिलेगा तो लवणता ऑटोमेटिक घटेगी। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने या पिघलने की क्रिया से प्रभावित होता है। बर्फ के रूप में जो विद्यमान जल है वो जब पिघल के ताजे जल के रूप में प्राप्त होता है तो लवणता को घटाएगा। नदियों से जो मिलने वाला जल है तटीय क्षेत्रों को, तो वहां पर लवणता को घटाएगा। पवन का प्रभाव, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने की करके लवणता को प्रभावित करता है। मतलब पवन अपने साथ क्या लाती है, कण लाती है, धूल के कण लाती है और वो लाके उसे जल में समाहित करता है। मतलब पवनें क्या करती है, लवणता को बढ़ाती है सामान्य तौर पे। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग देती है। कि किस प्रकार की वो महासागरीय धारा है। लवणता, तापमान और घनत्व का संबंध। जल की लवणता, तापमान और घनत्व परस्पर क्या है, संबंधित होते हैं भाई। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को क्या करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। तापमान और घनत्व लवणता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को क्या करती है, बढ़ाती है। यदि समुद्र के जल में लवणता बढ़ रही है तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। क्या याद रखोगे कि जिस जल में लवणता अधिक होगी वो प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाएगा। मतलब इसका पेटा नीचा होगा, इसका ऊपर होगा। मतलब लवणता अधिक, घनत्व अधिक। अधिक घनत्व मतलब जल नीचे बैठेगा, कम घनत्व मतलब जल ऊपर रहेगा। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र छाप लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां से फैक्ट पूछा ही जाता है। मैं पानी पी लेता हूं एक बार। बताना भाई कमेंट बॉक्स में कैसी लगी क्लास। ये एनसीईआरटी वाला पार्ट चल रहा है। फैक्ट कोई पीछे बचेंगे तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे सारे फैक्ट। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सीधा सीधा छाप दिया, उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा के दिया जाएगा। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र की बात करें, देखो 238 पीपीटी किसकी है, मर्त सागर की। किसकी है, मर्त सागर, डेड सी। मर्त सागर विश्व में सबसे अधिक लवणता किसकी, डेड सी की है। कितनी, 238 पीपीटी। 230 पीपीटी, 230 पीपीटी टर्की। टर्की जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है। इसकी वान झील, इसकी वान झील कितनी पीपीटी, 330 पीपीटी। ठीक है भाई। उसके बाद 220 पीपीटी ग्रेट साल्ट झील। ये कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट झील की जो है लवणता कितनी है, 220 पीपीटी है। अब उसके बाद बात करें तो 41 पीपीटी लाल सागर की। किसकी, लाल सागर की। चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ महासागर है, इस कारण यहाँ पर खूब सारी क्या है, हवाएं हैं, वो कण लेके आती है, इस कारण इसकी लवणता को बढ़ा देती है। तो 41 पीपीटी है। सबसे अधिक किसकी, डेड सी। उसके बाद किसकी, वान झील। उसके बाद ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट झील। मृत सागर, वॉन झील, ग्रेट साल्ट झील। ठीक है भाई, छाप लेना, दिमाग में उतार लेना। मृत सागर, वान झील, ग्रेट साल्ट झील। विभिन्न क्षेत्रों में लवणता की बात करें तो निम्न लवणता वाले क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र मतलब बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ पर 0 से 35 पीपीटी लवणता देखने को मिलती है। जवार नदमुख जो
डेल्टा के उल्टा होता है। जवार नदमुख वाले क्षेत्र में मौसम के अनुसार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें? लवणता में। बाल्टिक समुद्र, नदियों का जल इस क्षेत्र में अत्यधिक आता है। उत्तरी गोलार्ध में है ये बाल्टिक सागर, और इसके आसपास वाले देश क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो इस बाल्टिक सागर में क्या है? नदियां अपना ताजा जल लेके आती, इस कारण इसका जो है लवणता कम रहती है भाई। उच्च लवणता वाले क्षेत्र। गर्म और शुष्क क्षेत्र है जहां पर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर 70 पीपीटी तक लवणता मिलती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में लवणता कम होती है या अधिक? तो अधिक होती है। कितनी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 70 पीपीटी तक। भूमध्य सागर उच्च वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर क्या है? अधिक लवणता देखने को मिलती है। अरब सागर कम ताजा जल आता है। ये भारत है, भारत के इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। आप सभी को पता है अधिकतर नदियां, चाहे गंगा नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सारी नदियां कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इधर कौन कौन सी नदियां आ रही है? इधर कोई ज्यादा नदियां नहीं आ रही। यदि राजस्थान की भी आ रही है तो कौन कौन सी आ रही है? लूणी नदी आ रही है, पश्चिमी बनास आ रही है, साबरमती आ रही है, और कौन सी? माही नदी आ रही है। इधर से नर्मदा आ रही है, ताप्ती आ रही है, मांडवी वगैरह जो नदियां आ रही है, मतलब कम आ रही है, छोटी नदियां आ रही है। और क्या है? मौसमी नदियां आ रही है एक आधी नदियों को छोड़ के। मतलब यहाँ ताजा जल कम प्राप्त हो रहा है। किसमें? अरब सागर में। इस कारण यहाँ पर लवणता अधिक है। प्रशांत महासागर की लवणता, अब देखो इसकी औसत लवणता की यदि बात करें तो 35 पीपीटी है। कितनी? 35 पीपीटी औसत लवणता है। किसकी? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की लवणता में विभिन्नता मुख्यतः इसके आकार और बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित प्रशांत महासागर और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित प्रशांत महासागर में एक समान जो है आपको लवणता देखने को मिलेगी, नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है, तो पश्चिमी भागों में लवणता 35 पीपीटी से कम होकर 31 पीपीटी हो जाती है भाई। पश्चिमी भाग, जो इसका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, उत्तरी गोलार्ध का पश्चिमी भाग मतलब उत्तरी अमेरिका के पास वाला पार्ट है। तो उत्तरी अमेरिका की नदियां जो है यहाँ पर ताजा जल लेकर आती है। इधर से ठंडी धाराएं भी आती है, मतलब बर्फीला जल आता है। इस कारण इस वाले पार्ट में क्या है? थोड़ी लवणता कम हो जाती है, 35 से कम होकर 31 हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल यहाँ पर आता है। ठीक है भाई। दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें तो 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण के बाद यहाँ 33 पीपीटी तक घट जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद ये कम हो जाती है, मतलब 33 पीपीटी तक घटकर हो जाती है। औसत रूप से यदि बात करें तो कितनी है? 35 पीपीटी है। कितनी है? 35 पीपीटी। यहाँ से फैक्ट क्या निकल के आता है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद इसकी लवणता कम हो जाती है। किसकी? प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के पश्चिम वाले पार्ट में भी लवणता कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल आता है। अंटार्कटिक महासागर की लवणता, सर्वाधिक लवणता वाला, सर्वाधिक औसत लवणता वाला महासागर, औसत लवणता वाला महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। औसत लवणता कितनी है? 36। कितनी है? 36 पीपीटी के लगभग है भाई। कितनी है? 36 पीपीटी के लगभग है। उच्चतम लवणता क्षेत्र 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में दर्ज की गई है। मतलब 15 से 20 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में सर्वाधिक इसकी लवणता देखने को मिलती है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट के बीच में पाई जाती है। ये उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे घटती जाएगी। मतलब यहाँ से फैक्ट क्या याद रखना है कि सर्वाधिक अंटार्कटिक महासागर में कौन से अक्षांशों के बीच में आपको अधिक लवणता देखने को मिलेगी, तथा महासागरों में सर्वाधिक औसत लवणता वाला महासागर कौन सा है, तो भी छाप लेना दिमाग में, अंटार्कटिक महासागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, यहाँ पर लवणता क्या है? कम देखने को मिलेगी। किसमें? बाल्टिक सागर में। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में अधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण। उत्तरी सागर आप सभी को पता है कहां पर है?
उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली एक नहर कौन सी है, उसे बोलते हैं कील नहर। क्या बोलते हैं? कील नहर बोलते हैं। ये इधर वाला पार्ट है, कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद ये जर्मनी वाला पार्ट, और यहां पर क्या है? उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे यहां पर जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसे क्या कहते हैं? कील नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? कील नहर। तो ये तो है यहां पर, और उत्तरी सागर है यहां पर। अब देखो, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, जो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह है, ये इस तरीके से आता है। ये पवने इस तरीके से आती है और अपने साथ क्या है? लवण लेके आती है, कण लेके आती है, तो इसमें छोड़ती है, इस कारण इसकी लवणता बढ़ जाती है। तो सेम अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद भी बाल्टिक सागर की तुलना में उत्तरी सागर में लवणता अधिक है। कारण क्या है? उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह इसमें अधिक कण लेके आते हैं, जिसके कारण इसकी लवणता बढ़ जाती है। सेम अक्षांश पर उच्च अक्षांशों में बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। इसमें नदियां गिरती है, छोटी छोटी नदियां आके गिरती है, इस कारण ताजा पानी आता है, इसकी लवणता कम हो जाती है। भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और काला सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है भाई। आप सभी को पता है कि ये यूरोप है, ये यूरोप है, इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, बीच का ये है भूमध्य सागर। किसका पार्ट है? अंटार्कटिक महासागर का पार्ट है भूमध्य सागर। इसमें अधिक वाष्पीकरण होने के कारण उच्च लवणता देखने को मिलती है। काला सागर, काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। अब देखो, दो फैक्ट याद रखना। ये देखो, ये क्या है? ये भूमध्य सागर है, इसके सीमांत सागर है छोटे छोटे, और ये क्या है इधर? ये मारमरा सागर है छोटा सा, और इधर है ये ब्लैक सी, ये अजोव सी है, ये अजोव सी है, अजोव सागर है, काला सागर है, मारमरा सागर है, और इधर क्या है? भूमध्य सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है। तो पूछ सकते हैं कई बार, भूमध्य सागर ये इधर देखो इटली के पास में एड्रियाटिक सागर, ये यहाँ पर मारमरा सागर, ब्लैक सी, अजोव सी, ये पूछ सकते हैं। तो याद रखना आप, ए, बी, एम, और इधर ये हो गया आपके भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और इधर ये एड्रियाटिक सी। तो देखो क्या है, सेम सा है, सेम अक्षांशों के आसपास ये, लेकिन इसका क्या है? वाष्पीकरण अधिक है, इस कारण यहां पर लवणता अधिक देखने को मिलती है। इस ब्लैक सी में नदियों का ताजा जल आता है, इस कारण क्या है? इसकी लवणता कम देखने को मिलती है। तो पूछ सकते हैं क्या? चार सागर पड़े हैं, एक तो उत्तरी सागर, एक बाल्टिक सागर, एक भूमध्य सागर, एक काला सागर। आपको पूछे कि इनमें से किसकी लवणता अधिक है, किसकी कम है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो बाल्टिक सागर की तुलना में उत्तरी सागर की लवणता अधिक है, क्योंकि उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह वहां पर कण लेके आता है। साथ ही साथ भूमध्य सागर में काला सागर की तुलना में अधिक लवणता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर में वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, और काला सागर में नदियों द्वारा ताजा जल आता है। आगे देखो भाई, हिंद महासागर की लवणता की बात करें तो इसकी औसत लवणता कितनी है? 35 पीपीटी है, 35 पीपीटी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करें तो गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गंगा ही नहीं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है अधिकतर नदियां आती है। इस कारण बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में कम देखने को मिलती है। अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण में ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक होती है। तो यहाँ पर भी जो है आपने क्या देखा है? उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, ये आपके हो गया भूमध्य सागर और काला सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी और हो गया आपके अरब सागर। इसकी क्या है? इसकी लवणता क्या है? अधिक है, इसकी कम है। उत्तरी सागर की अधिक, बाल्टिक सागर की कम, भूमध्य सागर की अधिक, काला सागर की कम, बंगाल की खाड़ी की इधर हो गया है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर की अधिक हो गई और बंगाल की खाड़ी की लवणता कम हो गई। तो ये जो है 6 सागर और खाड़ियां आप अच्छे से छाप लेना दिमाग में। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण,
अब देखिए तापमान में भी अपन ने क्षैतिजीय वितरण देखा, ऊर्ध्वाधर वितरण देखा, उसके बाद लवणता में जो है क्षैतिजीय वितरण देखा। अब देखेंगे अपन ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए भाई, आज थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा टॉपिक जो है एक ही क्लास में अपन शामिल कर लेंगे। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्पीकरण वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा। अब देखो सतह की जो लवणता है ना, उसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि कहीं पर तो क्या है, परवा जो है उसमें कण लाके मिला देता है, या वाष्पीकरण अधिक होता है तो वहां पर लवणता बढ़ जाती है। कहीं पर नदियां ताजा जल लेके आती है तो उसकी लवणता घटा देती है। मतलब ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। गहराई में लवणता लगभग एक समान रहती है, नियत रहती है, क्योंकि वहां किसी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। तो क्या समझ में आया कि ऊर्ध्वाधर लवणता की बात करें तो महासागरों की ऊपरी सतह पर जो है लवणता की मात्रा घटती बढ़ती जाती है, गहराई की ओर जाएंगे तो लवणता स्थिर रहेगी, नियत रहेगी। हेलोक्लाइन। अब देखो सतही जल, कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। ये अपन ने देखा, घनत्व वाली बात हो गई। हेलोक्लाइन क्षेत्र लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, तथा एक स्पेस क्षेत्र जिसमें हेलोक्लाइन कहा जाता है में तीव्रता से बढ़ती है। हेलोक्लाइन क्षेत्र जहां लवणता तीव्र गति से बढ़ती है। गहरा जल, उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। लवणता और जल का स्थिरीकरण। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है भाई, बिल्कुल करती है। महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करता है, बिल्कुल जो है लवणता महासागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करता है और उसके स्थिरीकरण को भी प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे, ये अपन ने देखा ही है अभी। प्रमुख अवधारणाओं का सारांश, जो चीजें अपन ने देखी है उनको एक बार सारांश के रूप में वापस देखते हैं। जलीय चक्कर शुरू में देखा था अपन ने कि जल का निरंतर जो है संचलन, महासागर, महासागरों से वायुमंडल, वायुमंडल से वापस धरातल, इस तरीके से संचलन एक चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। तापमान वितरण की बात करें तो तापमान वितरण को अक्षांश प्रभावित करते हैं, गहराई प्रभावित करती है, धाराएं प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद महासागरीय उच्चावच अपन ने देखा था, महाद्वीपीय सेल्फ जिसे महाद्वीपीय मग्न तट नाम दिया, उसके बाद ढाल, फिर बीच में एक अपन ने उबार भी पढ़ा था, उसके बाद वितलीय मैदान और गहरे गर्त की जटिल संरचना अपन ने पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने लघु संरचनाओं में क्या पढ़ा था, लघु संरचनाओं में मध्य महासागरीय कटक पढ़े थे, टीले पढ़े थे, टीले पढ़े थे, और उसके बाद क्या पढ़े थे, गुयोट पढ़े थे, है ना। और लवणता की बात करें तो लवणता को वाष्पीकरण, वसवण और नदियां जो है ये क्या है, नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है। अब देखो कुछ सवाल है जो आपको जवाब सहित मिलेंगे। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्कर का भाग नहीं है। बिल्कुल वाष्पीकरण इसका भाग है, वर्षण भी भाग है, संघनन भी है। मैंने कहा था कि समुद्र वाले पार्ट से वाष्पीकरण होता है, ऊपर जल जाता है, ऊपर जल जाता है, हिमांक बिंदु को जो है टच करता है, उसका संघनन होता है, संघनन होकर वापस धरातल पे वर्षण के रूप में पहुंचता है। जल योजन नहीं है। जल योजन क्या है, भूमिगत जल की क्रिया है, आगे अपन देखेंगे। महाद्वीपीय ढाल की औसत जो है गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो सबसे पहला वाला था ढाल था, जिसको अपन ने देखा था कि 200 से 2000 मीटर, 200 से 2 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो किसकी होती है, महाद्वीपीय ढाल की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती, तो समुद्री टीले की अपन ने बात करी थी, परवाल द्वीप की अपन ने बात करी थी, निबंगन द्वीप जिसे अपन ने गुयोट बोला था, महासागरीय गर्त क्या है, ये मुख्य उच्चावच के रूप में अपन ने देखने को मिला था। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद क्या है, हिंद महासागर है, उसके बाद दक्षिणी महासागर है, और उसके बाद है आर्कटिक महासागर। कौन सा है, आर्कटिक है, तो बिल्कुल आर्कटिक हो जाएगा। अब देखिए, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो बिल्कुल कितने, 1000 ग्राम में घुले हुए जो है नमक के कण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये अपना राइट आंसर है, हो जाएगा।
हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, कुछ जो है अलग फैक्ट, क्योंकि ये स्कूली बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या आरएस जैसा एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इस तरीके के सवाल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आप जो एग्जाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए फैक्ट निकल के आते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके धरातल का लगभग 71% भाग किसका है, जल का है। अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी आपको नीली दिखाई देती है, इस कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है भाई, महाद्वीपीय सीमांत में महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय ढाल शामिल होते हैं। ये महाद्वीप और गहरे महासागरीय बेसिन के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, मतलब जहां महाद्वीपों की सीमा खत्म हो जाती है, जहां से महासागर शुरू माने जाते हैं, वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय सीमांत कहलाता है। ताप प्रवणता की बात करें तो थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन दोनों क्लाइन अपन ने पढ़े थे ना, तो वे सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता कहा जाता है। ये समुद्री सतह से 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होता है, जो बीच वाला क्षेत्र है ना, उसको अपन ने नाम दिया था थर्मोक्लाइन। अब देखिए विभिन्न महासागरों में सबसे गहरे गर्त की बात करें तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, फिलीपींस के पास में है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, नाम क्या है, मेरियाना गर्त, बहुत बार पूछा गया है। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्यूर्टो रिको गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त है जो प्रशांत अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर की बात करें तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जावा गर्त है, जावा गर्त है, कौन सा है, जावा गर्त है। दक्षिणी महासागर की बात करें तो इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो साउथ सैंडविच गर्त है, साउथ सैंडविच गर्त है। इससे पहले यदि बात करें तो इसका नाम भी बता देना भाई, इसका पहले क्या नाम था, पहला कौन सा गर्त था, वर्तमान में जावा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। दक्षिणी महासागर का साउथ सैंडविच गर्त, साउथ मतलब दक्षिणी, सैंडविच 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 गर्त। समुद्र में नीचे जाने पर ताप की परतों की बात करें तो पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। पहला जो है ऊपर कैसा जल मिलेगा, गर्म जल मिलेगा, उसकी जो है तापमान क्या रहेगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थर्मोक्लाइन जहाँ अचानक तीव्र तापमान घटेगा, उसके बाद ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तीसरी परत जहाँ गहरा ठंडा जल देखने को मिलता है, और उसका जो है तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। गहराई के साथ सूर्य की उष्मा कम पहुंचने के कारण तापमान घटता है। समुद्री जल की लवणता क्या है, तो लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्र में, समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करता है, जिसे अपन किसमें, पीपीटी में व्यक्त करते हैं। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय पीपीटी या इस तरीके का जो चिन्ह है इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल यह है कि यदि आप नहीं जुड़े हैं गोल गुरु एकेडमी से तो जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इससे भी जुड़ जाना, और अपना ऐप अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे आपके अपने गोल गुरु एकेडमी से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना।